morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Kashish. Good morning, Reshma. Good morning, Diksha. चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो लाइट ट्रांसफर ट्रेवल इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। तो ट्रांसवर्स वेव्स आपको पता ही क्या होती हैं। व्हाइल कंपेयरिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच लार्जर। तो अगर देखो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें आपके दो कंपोनेंट्स रहते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड रहती है, और दूसरी आपकी मैग्नेटिक फील्ड रहती है। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है उसका मैग्नीट्यूड काफी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो वी जनरली डिस्क्राइब लाइट एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि भाई जो लाइट है, लाइट में ज्यादा जो मतलब मेजोरिटी जो पोर्शन है वो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो हम ये कह देते हैं कि लाइट जो है बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ऑसिलेट कर रही है एंड उसी की वजह से क्या है, आपकी जो लाइट है वो जनरेट हो रही है। ठीक है। तो वैसे तो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उसमें मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कम रहता है, उसका मैग्नीट्यूड कम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा रहता है। तो हम ये बोल देते हैं कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो लाइट वेव है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह या इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की तरह कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद है अनपोलराइज लाइट जो होती है वो क्या होती है। तो लाइट विद इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशंस इन एवरी डायरेक्शंस इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ इट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो मान लो अगर लाइट इधर की तरफ प्रोपोगेट कर रही है, लाइट की जो डायरेक्शन है वो मोशन की इधर है, लाइट इधर मूव कर रही है, एंड इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है वो परपेंडिकुलर जो है इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये जो प्लेन होगा आपका इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। मतलब सारी डायरेक्शन में क्या होता है, ऑसिलेट करते हैं। तो सारी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ऑसिलेशन की डायरेक्शन तो इधर है। अब इसके अलावा जो आपका प्लेन किधर हो गया, प्लेन इसके ठीक परपेंडिकुलर हो गया। यानी कि ये वाला जो प्लेन होगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर जिधर भी आपकी मूव कर रही है, मतलब ये जो लाइट है, लाइट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई, ये है आपकी लाइट की डायरेक्शन। लाइट की डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, परपेंडिकुलर आप समझ पा रहे होगे इस तरीके से। ठीक है। तो ये प्लेन जो मैंने बनाया ये क्या है, इसके ठीक परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर जो ये लाइट है, इस लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस होंगे इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, अनपोलराइज लाइट कहेंगे। ठीक है। तो अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या हो गया कि जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है या प्रोपोगेट कर रही है, उसके ठीक परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, उस प्लेन में जो सारी डायरेक्शंस होंगी उन सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑसिलेशन अपने कर रही होगी। ऐसी लाइट को हम अनपोलराइज लाइट कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद है द ऑसिलेशन ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो अब इसके जितने भी आपके ऑसिलेशन है लाइट के, जो सारी डायरेक्शंस में हो रहे हैं, इसके भी आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना सकते हो उसी प्लेन के अंदर। जैसे कि मान लो ये आपका एक लाइट का ऑसिलेशन है, ये वाला लाइट का एक ऑसिलेशन है, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो गया और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ ही हो गया। कहने का मतलब ये है। ठीक है। तो मतलब उसी प्लेन के अंदर जो है आप उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट भी बना सकते हो। तो अनपोलराइज लाइट का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि भाई सारी डायरेक्शन में जो लाइट के ऑसिलेशन हो रहे हैं, और किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उस प्लेन के अंदर जो प्लेन आपकी लाइट की डायरेक्शन की ठीक परपेंडिकुलर है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपका इधर की तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ लाइट मूव कर रही है, एंड इसके ठीक परपेंडिकुलर जो ये प्लेन उन्होंने बना रखा है, इस प्लेन के अंदर क्या है, लाइट के पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, अनपोलराइज लाइट हो गया।
ओके, अब ये जो आपकी अनपोलराइज लाइट है, इसमें भी आप देख सकते हो ये आपको हॉरिजॉन्टल और इन्होंने वर्टिकल ऑसिलेशन करके दिखाया हुआ है। वर्टिकल ऑसिलेशन मतलब ये जो ऊपर और नीचे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बार बार ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया, ये जो आपको बीच में डॉट दिख रहा है इसमें, ठीक है, बीच में जो यहाँ पर डॉट दिख रहा है, ये वाला जो डॉट है, तो ये हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट कर रहा होगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन पे। ये राइट एंड लेफ्ट ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये इस लाइट के जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की भी हमने क्या बना दिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना दिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज मतलब कि पोलराइजेशन करना लाइट का, ठीक है। तो अभी देखो हमने क्या पढ़ा कि अनपोलराइज लाइट वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन चारों डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि हर डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन पोलराइज लाइट का मतलब ये होता है कि वो चारों डायरेक्शन में ना होके या हर जगह डायरेक्शन में ना होके किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जब आपके ऑसिलेशन होंगे, ऐसी लाइट को हम क्या कहते हैं, पोलराइज लाइट कहते हैं। तो पोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, इसको पीपीएल भी कह देते हैं कभी कभी शॉर्ट में। तो पोलराइज लाइट और प्लेन पोलराइज लाइट इज द लाइट विद ऑसिलेशंस इन वन प्लेन ओनली, यानी कि इन वन प्लेन इज, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर प्लेन ऑफ ऑसिलेशन इज द प्लेन इन विच ऑसिलेशन अकर्स इन द पोलराइज लाइट, ठीक है। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे। पहला है प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब जिसमें ऑसिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के पार्टिकल्स, वो वाला आपका वो वाला प्लेन होगा जिसमें ऑसिलेशन होता है पोलराइज लाइट का। और जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, ये वो वाला प्लेन होगा जो आपके परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के। यानी कि जिस प्लेन में ऑसिलेशन चल रहा है, और ये कौन सा वाला प्लेन है, जो आपके डायरेक्शन या प्रोपोगेशन के ठीक परपेंडिकुलर था। तो उसमें क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहे हैं पार्टिकल। अब उसी प्लेन ऑफ ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर एक ऐसा प्लेन जिसमें लाइट आपकी क्या हो चुकी है, एक ही डायरेक्शन में होगी, वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगा। तो बाय ट्रांसमिटिंग थ्रू सर्टेन क्रिस्टल सच एज टॉर्मलिन और पोलराइड लाइट कैन बी, ठीक है, और पोलराइड लाइट कैन बी पोलराइज। तो ये कुछ अपने पास एक क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे कि टॉर्मलिन करके क्रिस्टल हो गया, इसका क्रिस्टल ले लो, या फिर पोलराइड हो गया, ठीक है। ये कुछ आपके कंपाउंड्स हैं जिनके थ्रू लाइट को पास करा के हम लाइट को क्या कर सकते हैं, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग है, इफ अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ मीडियम हैविंग पार्टिकल्स विद साइज कंपेरेबल टू द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन द बीम विल गेट स्कैटर्ड, ठीक है। तो ये चीज आपको पता ही है कि भाई जब व्हाइट लाइट को आप एक मीडियम से पास करवाओगे, जिस मीडियम में आपके पार्टिकल्स होंगे, एंड पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट होंगे। यानी कि जितनी आपकी लाइट की वेवलेंथ है, लगभग लगभग उसी के कंपैरिजन में आपके क्या होंगे, पार्टिकल के साइज होंगे, ठीक है। तो वो पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। तो दिस स्कैटर्ड लाइट प्रोपोगेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये लाइट टकराती है, उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है, ये स्कैटर हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ये लाइट आ रही थी, यहाँ पर एक पार्टिकल मिला जिससे ये लाइट टकराई, तो लाइट टकराने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्कैटर हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, ये स्कैटर हो जाएगी, एंड इट विल बी प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी प्लेन पोलराइज हो जाएगी एज डिटेक्टेड बाय द एनालाइजर। एनालाइजर वो लाइक ऐसा एक डिवाइस आप मान सकते हो जो लाइट को एनालाइज करेगा और ये बताएगा कि ये पोलराइज हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। यानी कि आपकी जो लाइट आ रही थी जिसमें आपके जो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वो हर जगह वाइब्रेट कर रहे थे, अब वो एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं, ये पोलराइज वाले प्लेन में या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में ही आपके क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं या ऑसिलेट कर रहे हैं। तो वो आपकी लाइट कैसी हो जाएगी, पोलराइज हो जाएगी बाय स्कैटरिंग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से मतलब लाइट आई, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया भी हुआ है कैसे लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये जो लाइट है, ये लाइट आपकी आई कहीं से, इसमें आप देखोगे तो जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शंस में क्या कर रही है, हर डायरेक्शन में आपकी ऑसिलेट कर रही है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये स्कैटरर, स्कैटरर का मतलब क्या हो गया, छोटा सा पार्टिकल। तो छोटे छोटे से पार्टिकल से जैसे ये लाइट टकराएगी, तो लाइट जो है ये परपेंडिकुलरली बिखर जाएगी, और बिखरने के बाद एक कंपोनेंट लाइट का इधर चला गया और एक कंपोनेंट इसका इधर चला गया। तो जो लाइट के आधे ऑसिलेशंस थे वो इस तरफ अलाइन हो गए इधर की डायरेक्शन में, और जो इसके आधे ऑसिलेशन थे पार्टिकल्स के वो इधर की तरफ अलाइन हो गए। तो ये आंख से जो आप लाइट फिर देखोगे स्कैटर होने के बाद, तो उस लाइट में जो आपको ऑसिलेशन ये दिख रहे हैं वो आपको एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं,
एंड ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये भी आपकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही होगी। बस डिफरेंस ये होगा कि इस लाइट के अंदर ऑसिलेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं वो हर डायरेक्शन में ना होके किसी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, जो कि आपकी वेव प्रोपोगेशन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। बस ये डिफरेंस होगा। तो ये जो फिनोमेना कहलाता है इसे हम स्कैटरिंग पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो तरीका होता है पोलराइज करने का वो होता है रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है ये कैसे होता है, इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड यूजिंग अ सरफेस द रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड एज कंप्लीटली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड, ठीक है। तो ये है कि जब कोई एक आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है किसी भी शाइनिंग सरफेस से, तो वहां पर क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आपकी जो ऑब्टेन होगी वो या तो कंप्लीटली पोलराइज होगी या फिर पार्शियली पोलराइज होगी या फिर अनपोलराइज होगी, मतलब तीनों ही पॉसिबिलिटीज है। रिफ्लेक्शन वाले केस में तीनों ही पॉसिबिलिटीज आपकी हैं कि लाइट जो है पोलराइज कंप्लीटली भी हो सकती है, पार्शियली भी हो सकती है, या फिर बिल्कुल ही पोलराइज ना हो, अनपोलराइज मिल जाए। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी कि क्या हुआ, एक सरफेस पे आई लाइट, लाइट टकराई, कैसी लाइट थी, अनपोलराइज लाइट थी। अब उस अनपोलराइज लाइट के साथ तीन चीजें हो सकती हैं, या तो वो पूरी की पूरी पोलराइज हो जाएगी, या फिर आधी पोलराइज होगी, आधी नहीं होगी, और तीसरी कंडीशन है कि वो बिल्कुल भी पोलराइज नहीं होगी। और ये चीज किस पर डिपेंड करेगी, ये चीज डिपेंड करेगी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, यानी कि जिस एंगल पे आपने लाइट को फेंका था सरफेस के ऊपर टकराने के लिए, इस बात पर ये डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये जो आपका पोलराइजिंग एंगल होता है, ठीक है, इस पोलराइजिंग एंगल को आप ब्रिस्टर्स एंगल भी कहते हो, ब्रूस्टर्स एंगल, ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे, और इसको हम आईपी से डिनोट करते हैं, ब्रूस्टर्स एंगल या पोलराइज एंगल। तो ये वो वाला आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली प्लेन पोलराइज। तो ब्रूस्टर्स एंगल हम वो वाले एंगल को कहते हैं जब आपकी लाइट क्या हो, कंप्लीटली पोलराइज हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये आपकी लाइट आई, ठीक है, और इसमें जो है इन्होंने कैसे करा है, रेयर से डेंसर। रुको, इसका जो है मैं एक बार इमेज निकालता हूँ। चलो इसका कुछ वो तो मिल लेगा मेरे को। चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लो इसको कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन वाले केस में क्या हो रहा है कि लाइक ये आपका एक रेयर मीडियम है, ठीक है, मतलब एयर मान सकते हो, और मान लो ये क्या हो गया, ग्लास हो गया, और ये क्या है, इसका सरफेस है। तो सरफेस पे क्या होगा, लाइक लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके जा रही है, और कुछ लाइट जो अमाउंट है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आपके डेंसर मीडियम में अंदर चली जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपको जो है एक जो लाइट का सोर्स दिखा रखा है, जिसमें आपके ये जो है क्या बोलते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है, एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी है, और इसके साथ साथ आप देखोगे ना जो इन्होंने ये बीच में डॉट डॉट बनाए हैं, तो डॉट डॉट किसको दिखा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को दिखा रहे हैं। ये वाला जो है ये दिखा रहा है कि लाइट इस तरीके से भी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, इधर भी ऑसिलेट कर रही है और परपेंडिकुलरली भी ऑसिलेट कर रही है। उसके बाद जब ये लाइट आके सरफेस पे टकराएगी, यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी, और कौन से एंगल पे होगी, ये आपका आईपी है, यानी कि ब्रूस्टर्स एंगल पर होगी। तो लाइट आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, और पोलराइज होने के बाद देखो यहाँ पर आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा है, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है लाइट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और बाकी क्या हुआ, यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है, बाकी की जो लाइट ऑफ अमाउंट है वो इस तरीके से आपका रिफ्रेक्ट होके आगे चली गई। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और बाकी इसने क्या करा, लाइट को क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने देखनी है। तो यहाँ पर जो है आपका अगर ब्रूस्टर्स एंगल बना होगा तो आपकी कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी,
अगर नहीं होगा, उससे कम होगा या कुछ भी होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पर आपका पार्शियल पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। और कुछ केसेस में आपको बिल्कुल ही अनपोलराइज लाइट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक पोलराइड है। पोलराइड बेसिकली वो डिवाइस को हम बोलेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें आपकी लाइट जो है पोलराइज हो जाएगी। तो द डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज लाइट इज नोन एज पोलराइड। ठीक है। तो जिस डिवाइस से हम प्लेन पोलराइज लाइट बना सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ऑल्सो इट इज मोर इफेक्टिव देन द टॉर्मलिन क्रिस्टल। तो ये सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे लाइट आपकी एंटर हो रही है, इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी ऑसिलेट हो रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट में भी ऑसिलेट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल में भी हो रहा है, वर्टिकल में भी हो रहा है। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ये वाला पोलराइड क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है उसको अब्जॉर्ब कर ले रहा है और बाकी वर्टिकल वाले कंपोनेंट को आगे जाने दे रहा है। तो वर्टिकल वाला कंपोनेंट जा रहा है, देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था जो मैंने रेड से बनाया ये खत्म हो चुका है। ठीक है। तो ये खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ वर्टिकल वाला कंपोनेंट यहाँ पर बचा। तो आपकी जो लाइट है वो क्या हो गई, यहाँ पर पोलराइज हो चुकी है। ठीक है। तो ये आपका पोलराइजेशन वाला फिनोमेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे, हाँ, एक और चीज होती है यहाँ पर, एक एनालाइजर भी होता है। एनालाइजर कुछ नहीं है, बस एक और तरीके का पोलराइड होता है। मतलब ये पोलराइड है, ये एनालाइजर है दोनों पोलराइड ही। यानी कि दोनों का काम पोलराइज करना ही है लाइट को। तो एनालाइजर का मतलब क्या होता है, कंफर्मेशन लेना कि आपकी जो लाइट है वो पोलराइज हुई भी है या नहीं हुई है। तो ये कैसे पता करोगे, पहले आपने ऑर्डिनरी लाइट को, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स है वो आपके ऑसिलेट कर रहे हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही डायरेक्शंस में। तो ये जो आपके कर रहे हैं, मतलब आप इस तरीके से मान लो, ये इस तरीके से भी होगा। ठीक है। वर्टिकल में भी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में भी कर रहे हैं, इस तरीके से। तो ये ऑर्डिनरी लाइट आपके पोलराइजर से गई, तो यहाँ पर ये जो आपके ये वाले कंपोनेंट थे, हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट, ये आपके खत्म हो गए। खत्म होने के बाद क्या बचे, वर्टिकल कंपोनेंट बचे। उसके बाद हमने एक और पोलराइड से अगर इसको पास करवाया, तब भी हमको ये सेम तरीके की लाइट मिल गई, इसमें अगर कोई भी डिफरेंस नहीं आया, तो इसका मतलब साफ साफ है कि आपने जो लाइट पोलराइज करवाई थी वो सही से पोलराइज हो चुकी है। क्योंकि एनालाइजर से भी जब वो लाइट निकली तो वो सेम ही लाइट मिली थी। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है, एनालाइजर जो होता है बेसिकली वो पोलराइड ही है। ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और चीज भी इन्होंने बताई है कि ये जो आपके पोलराइजर और एनालाइजर है, इनको आपने एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है। तो पैरेलल अगर आप रखोगे तो वापस से पोलराइज लाइट बाहर निकलेगी। लेकिन नीचे वाले एक्सपेरिमेंट में जो इन्होंने बताया, बल्कि कुछ अलग लग नहीं रहा, बट फिर भी क्या है कि इनका जो एक्सिस है, ठीक है, ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर, अगर ये परपेंडिकुलर होता है किसके, पोलराइजर के, मतलब आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा कि कौन सा वाला एक्सिस है, बट ये समझ लो कि इनका जब एक्सिस है, अगर एक दूसरे के पैरेलल होगा, मतलब एक जैसे अगर दोनों रखे जाएंगे, तो ये पोलराइज लाइट बाहर वापस से पोलराइज लाइट की फॉर्म में निकलेगी। लेकिन अगर इनके एक्सिस किसके, पोलराइड के और एनालाइजर के परपेंडिकुलर कर दिए जाते हैं, तो आपको कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनालाइजर से जब आपने ये वाली लाइट पास करवाई जिसमें आपके वर्टिकल कंपोनेंट थे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये जब आपका परपेंडिकुलर इसका एक्सेस हो गया है, तो इसने क्या करा, इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स को भी खत्म कर दिया। और जब परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट इसके खत्म हो गए तो फिर लाइट कोई बची ही नहीं। क्योंकि ऑर्डिनरी लाइट जो आ रही थी उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी थे, वर्टिकल भी थे, तो पहले आपने पोलराइजर इस्तेमाल करके उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को खत्म किया। लेकिन उसके बाद आपने एनालाइजर का एक्सेस इस तरीके से चेंज कर दिया कि उसने इसके जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट थे उनको भी खत्म कर दिया। तो अल्टीमेटली फिर आपके पास कोई लाइट बची ही। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा जा सकता है कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में अगर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का होता है, तो लाइट पास होगी। और अगर इनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, इनके एक्सिस के बीच में, तो लाइट यहाँ पर पास नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक मेलस लॉ है, ये वाला लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ये लॉ आपको क्या बताता है, द इंटेंसिटी ऑफ अ पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू एन एनालाइजर विल चेंज एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइजर। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर दिया होगा, ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है। I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो ये वाला जो लॉ है वो क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट पास्ड थ्रू एन एनालाइजर, यानी कि जो लाइट पोलराइजर से निकली है पोलराइज होके,
उसकी जो इंटेंसिटी होगी, और अगर आप उसको एक एनालाइजर से पास करवाते हो, यानी कि ये आपका पोलराइजर है, पोलराइजर से यहाँ जो लाइट निकली, इस लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी, और इसको आप किससे पास करवा रहे हो, एनालाइजर से पास करवा रहे हो, तो इट विल चेंज एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर। अब देखो ये एनालाइजर जो इन्होंने लगाया ना, ये वाला जो आप एक्सिस देख रहे हो, ये क्या है, एनालाइजर का एक्सिस है, ये एनालाइजर का एक्सिस हो गया, और ये क्या है, पोलराइजर का एक्सिस है, बिल्कुल सीधा रखा है। इनके बीच में अगर हम एंगल क्या होता है, थीटा, इसी थीटा के ऊपर बात हो रही थी। अगर 0 डिग्री होगा तो पूरी लाइट पास हो जाएगी वैसे की वैसे, और अगर 90 होगा एंगल तो ये लाइट पास नहीं होगी, यानी कि इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो अभी हम समझेंगे। तो थीटा इनके बीच में एंगल हो गया, इन दोनों के एक्सिस के बीच में, ठीक है, एक्सिस के बीच में ये जो थीटा एंगल है, तो ये लिखा है कि इट विल चेंज एज द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइजर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आई नॉट इंटेंसिटी की जो लाइट है वो पोलराइजर से निकली और एनालाइजर में एंटर हुई। अब एनालाइजर से जो लाइट यहां पर निकलेगी, जो कि आई कह दिया मैंने, इसकी इंटेंसिटी क्या है, आई के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी, यानी कि आई नॉट से, यानी कि जो ओरिजिनल लाइट थी जो कि आपकी पोलराइड से निकली थी, पोलराइज होकर जो लाइट निकली थी उसकी इंटेंसिटी ये थी, अगर आप उसको कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो, जहां पर थीटा जो एंगल होगा वो क्या होगा, एनालाइजर का जो एक्सिस है और जो आपका पोलराइजर का एक्सिस है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो cos स्क्वायर थीटा से अगर आप इस आई नॉट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको फाइनल जो एनालाइजर से लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी ये मिल जाएगी। तो आई एनालाइजर इज इक्वल टू आई पोलराइड इनटू cos स्क्वायर थीटा, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, और यही थीटा, देखो अभी जो ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि अगर पैरेलल होते हैं उनके एक्सिस, तो पैरेलल एक्सिस होने का मतलब क्या है कि थीटा की वैल्यू 0, अगर पैरेलल एक्सिस होंगे, पैरेलल एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पर एनालाइजर से जो लाइट निकलेगी वो क्या हो जाएगी, आईपी कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आई ए की वैल्यू आई पी के बराबर हो जाएगी, यानी कि जितनी इंटेंसिटी जो है वो पोलराइजर में थी लाइट की, जब इंटेंसिटी जो पोलराइड होने के बाद जो लाइट की इंटेंसिटी थी, वही इंटेंसिटी किसकी होगी, जब एनालाइजर से लाइट बाहर निकलेगी। और यहाँ पर अगर इनका दोनों का एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर कर दिया जाए, ठीक है, परपेंडिकुलर अगर एक्सिस हो जाए किस किस का, एनालाइजर और पोलराइड का, तो उस केस में ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। उस केस में अगर आप एनालाइजर वाली लाइट की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो आईपी कॉस 90 का स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 90 आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, 0 को आईपी यानी कि पोलराइड वाली जो लाइट निकली है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0 आ जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी जो होगी उस लाइट की जो एनालाइजर से बाहर निकली है वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी के वजह से आपको ऊपर वाले केस में जो आपने देखा था ये वाला केस, इसमें आपको नो लाइट मिली थी, क्योंकि आपने दोनों के बीच का एंगल कितना कर दिया था, 90 डिग्री कर दिया था, तो cos 90 0 हो गया, जिस वजह से लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल ही 0 हो गई, खत्म हो गई। जब लाइट की इंटेंसिटी नहीं है तो लाइट दिखेगी कहां से फिर। ठीक है, और इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, मेलस लॉ कहते हैं, मेलस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आ गया सभी को समझ में। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हो गया आपका मेलस लॉ। अब बाकी इन्होंने कुछ नहीं करा है, ये आई आपको पता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, मतलब जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो उसी बेसिस पे इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया एम्पलीट्यूड के टर्म्स में। तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में जब इन्होंने ये वाला फॉर्मूला लिखा, तो स्क्वायर स्क्वायर से दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो आपको एम्पलीट्यूड का सीधा फॉर्मूला मिल गया, यानी कि वो वाली लाइट जो एनालाइजर से निकलेगी उसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर होता है, जो आपकी पोलराइड से लाइट निकली है उसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और थीटा क्या होगा, एंगल दोनों किस किस के बीच में, पोलराइड और एनालाइजर के बीच में जो उनका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा हो गया। बाकी फिर यहाँ पर इन्होंने केसेस बना दिए कि थीटा 0 होगा तो ये हो जाएगा, थीटा 45 होगा तो ये हो जाएगा, थीटा 90 होगा तो ये हो जाएगा, ये तो अपने आप कर ही लोगे, तो इसको याद करने की कोई जरूरत है नहीं, बस इतना फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और एक रिलेशन ये वाला तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, और देखो इन्होंने ये एक केस जो ये वाला बताया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, कि अगर ये थीटा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो आई की वैल्यू आई नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगी, यानी कि अगर आप पोलराइड और एनालाइजर का एंगल 45 डिग्री कर देते हो, तो एनालाइजर से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी किसके,
जो लाइट की इंटेंसिटी आपकी किसकी थी, जो पोलराइड से निकली थी। तो पोलराइड से जो लाइट निकल रही होगी उसकी इंटेंसिटी का हाफ जो है वो एनालाइजर की लाइट वाली का जो है वो रिजल्ट हो जाएगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये ब्रीस्टर्स लॉ भी देख लो। ब्रीस्टर्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू। तो जैसे अभी ऊपर आपने फिगर देखा था ना, ये वाला एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है आपके पास, इससे क्या होगी, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, पार्शियली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और ये जो मीडियम है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको क्या दिया है, म्यू दिया है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड एट अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ पोलराइजेशन थीटा पी। ये थीटा पी वही है जिसको आप ऊपर आईपी पढ़ रहे थे। ठीक है, थीटा पी क्या है आपका, वही आईपी एंगल है, ब्रूस्टर्स एंगल है, जिस पर क्या होता है, कंप्लीटली लाइट आपकी प्लेन पोलराइज हो जाती है। तो ये थीटा पी हो गया और दिस इज नोन एज ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम का, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का, उसकी वैल्यू टेन थीटा पी के बराबर होगी, जहां पर थीटा पी क्या होता है, आपका ब्रूस्टर्स एंगल होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या बताता है, ब्रूस्टर्स लॉ बताता है। तो ब्रूस्टर ने बस इतनी बात बोली कि जब भी ऐसा केस होगा, एक अनपोलराइज लाइट आएगी, थीटा पी एंगल पर पड़ेगी। ये थीटा पी वही है जिसको ऊपर हमने आईपी करके पढ़ा था। ठीक है, आईपी जो पढ़ा था, जिस एंगल पर क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल पे पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो, प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पर निकल गई। ठीक है, और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर भी आई जो कि पार्शियली पोलराइज लाइट थी, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब हमें सिर्फ इससे, ये जो ऊपर की तरफ आई है जो कि कंप्लीटली जो है वो आपकी क्या है, एक मिनट। हाँ, तो थीटा भी आपका वो वाला एंगल है जब आपका क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट कंप्लीटली हो जाएगी, तो वो आपका थीटा पी हो गया। और मान लो अगर ये थीटा पी नहीं होता, कुछ और एंगल होगा, तो हो सकता है कि आपका पार्शियली पोलराइज लाइट हो। ठीक है, तो पार्शियली पोलराइज लाइट में आप देख सकते हो यहाँ पर कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो गया और पार्शियल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचा है। लेकिन इसमें देखोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको जो कंपोनेंट दिख रहा है। और ये जो है म्यू, ये म्यू क्या है आपका, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, मीडियम का, जिस मीडियम के सरफेस पर आप लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हो। तो ये जो म्यू की वैल्यू है, ये म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, टेन थीटा पी के बराबर हो जाती है, जहां पर थीटा पी क्या होता है, ब्रूस्टर एंगल होता है। और ब्रूस्टर एंगल का मतलब होता है वो एंगल आपका इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर आपकी लाइट जो है कंप्लीटली प्लेन पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने ग्लास के लिए बता रखा है कि ग्लास के लिए जो थीटा पी की वैल्यू होती है, यानी कि ग्लास पर अगर आप किसी लाइट को लगभग 57 डिग्री पर टकराते हो, तो आपकी जो लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद है फॉर वाटर, वाटर के लिए इन्होंने ये केस दे रखा है, वाटर पर अगर आप 53 डिग्री के एंगल पर लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हो, इंसिडेंट करवाते हो, तो उसके बाद जो लाइट आपकी कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है। ठीक है, तो ब्रूस्टर्स लॉ और मेलस लॉ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो आपके आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये रिजॉल्विंग पावर वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का बस फॉर्मूला देख लो। देखो, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है कि इफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लोज टू ईच अदर, इमेजेस डिफ्रेक्शन पैटर्न्स ऑफ दोस ऑब्जेक्ट विल आल्सो क्लोज एंड ओवरलैप ईच अदर। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी सीन सेपरेटली बाय द ऑब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो देखो, रिजॉल्विंग पावर लाइक मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट की होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई भी अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और उसकी अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे हैं, तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब होता है कि लाइक कोई भी आपके टू पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उनको अलग अलग क्लियरली देखना, वो चीज उसकी क्या कहलाती है, रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिवोल्यूशन। ये लिमिट ऑफ रिवोल्यूशन है या रिजोल्यूशन है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा ये। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर। और माइक्रोस्कोप का ये न्यूमेरिकल आता है इस पर। ठीक है, न्यूमेरिकल आता है सीधा सीधा। तो ये फॉर्मूला याद कर लो कि रिजॉल्विंग पावर जो माइक्रोस्कोप की होती है वो 2 म्यू sin थीटा अपॉन लेमडा के बराबर होती है। तो म्यू क्या हो गया यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा आपका किसका, लेंस का। थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल है ये वाला। तो ये थीटा एंगल मतलब ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट से जो आपकी लाइट जा रही है किधर, ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये क्या लेंस है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, तो आपको पता है ना, आपने माइक्रोस्कोप दो टाइप के पढ़े थे, एक सिंपल पढ़ा था, एक कंपाउंड पढ़ा था।
तो सिंपल में मैंने आपको बताया था सिर्फ एक ही लेंस होता है जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें आपके दो लेंसेज होते हैं। कौन कौन से? एक आपका ऑब्जेक्टिव और एक आपका आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव जो लेंस है और ये जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आपके ऑब्जेक्टिव पर आएगी और उसमें बीच में जो एंगल आपका बन रहा होगा बीच वाले एक्सिस से, वही क्या होगा? थीटा एंगल होगा। तो टू म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, तो ये जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपको रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी माइक्रोस्कोप की। न्यूमेरिकल इसके जरूर कर लेना। और यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला दिया, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो रिजॉल्विंग पावर जो टेलीस्कोप की होती है वो क्या होती है? ये आप ध्यान रख लो, ये वाला फॉर्मूला डी अपॉन 1.22 लैम्डा। और डी क्या होता है? अपर्चर ऑफ टेलीस्कोप। इसकी वैल्यू आपको दी होगी। और अपॉन 1.22 लैम्डा, लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गई। तो डी अपॉन 1.22 लैम्डा ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप होता है। ठीक है, तो ये जो है आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है आपका चैप्टर में बस इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो इसके जो है न्यूमेरिकल जरूर आप ध्यान से कर लेना। और बाकी कल किसने टेस्ट नहीं दिया है? कोई ऐसा यहाँ पर जिसने टेस्ट नहीं दिया हो? कल सभी ने टेस्ट दिया था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, शाम को टेस्ट दे देना। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, सर इसकी पीडीएफ भेज देना। ठीक है, मैं भेज दूंगा। वैसे ये वाली कौन सी कह रहे हो? एनोटेशंस वाली कह रहे हो या बिना एनोटेशन वाली? सर विद एनोटेशन। ओके ओके, ठीक है। चलो फिर अब यही खत्म करते हैं क्लास और शाम को मिलेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो शाम को हो सकता है अगर कुछ काम हुआ तो मैं भी क्लास ना ले पाऊँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे। अगर क्लास होगी तो 6 बजे के आसपास ही होगी और मैं आपको 5 बजे तक बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।